नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम साहित्य के उस खजाने में गोता लगाने वाले हैं जहां कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं होती, बल्कि समाज और इंसान के भीतर छिपे सच का असली आईना होती हैं। हम हिंदी की दो ऐतिहासिक और बिल्कुल अमर कहानियों को गहराई से समझेंगे। ये दोनों कहानियां ना एक दोहरे दर्पण यानी डुअल मिरर की तरह काम करती हैं। एक तरफ ये इंसान की व्यक्तिगत पतन की त्रासदी दिखाती हैं, तो दूसरी तरफ समाज की उस कड़वी सच्चाई को बेनकाब करती हैं जिसे अक्सर हम अनदेखा कर देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा आज की रूपरेखा देख लेते हैं। हमारी शुरुआत होगी कानों में कंगना के निश्चल प्रेम और फिर वासना के अंधकार से। इसके बाद हम राही कहानी के जरिए भूख, विवशता और देशभक्ति के असली मायने समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये दोनों अलग अलग कहानियां किस एक गहरे बिंदु पर आकर मिल जाती हैं। चलिए अपनी पहली कहानी से शुरू करते हैं। कानों में कंगना 1913 में राजा राधिकारमन प्रसाद सिंह जी ने इसे लिखा था। ये हिंदी साहित्य के शुरुआती दौर का एक बेहद ऐतिहासिक हिस्सा है, जिसके केंद्र में एक बहुत ही पवित्र और निश्चल प्रेम मौजूद है। अब जरा इन किरदारों पर गौर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ इंसान नहीं बल्कि बहुत गहरे प्रतीक हैं। किरण, जो कहानी की नायिका है, वो सीधे तौर पर प्रकृति और शुद्ध पवित्रता को दर्शाती है। उसके पिता योगेश्वर आध्यात्मिक शांति के प्रतीक हैं। दूसरी तरफ हमारा नायक नरेंद्र है, जो इंसान के नैतिक पतन और कभी न खत्म होने वाली आत्मग्लानि का जीता जागता उदाहरण है। और फिर एंट्री होती है किन्नारी की, जो छलावे, कृत्रिम चमक और उस वासना का प्रतीक है जो सब कुछ जलाकर राख कर देती है। इन प्रतीकों को समझे बिना कहानी की गहराई तक पहुंचना मुश्किल है। इस कहानी में जगहों का भी बहुत गहरा मतलब है। शुरुआत होती है ऋषिकेश के शांत और शुद्ध माहौल से, जहां आध्यात्मिक जागरण और सच्चा प्यार परवान चढ़ता है। लेकिन शादी के बाद कहानी मुरादाबाद शहर की तरफ मुड़ती है। मुरादाबाद यानी शहरी जीवन की वो चकाचौंध, कृत्रिमता और छल। ये सिर्फ भूगोल का बदलना नहीं है, बल्कि ये नायक नरेंद्र की आत्मा के भ्रष्टाचार और उसके नैतिक पतन का सीधा सबूत है। शांति से निकलकर मायाजाल में फंसना कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा है। यहाँ एक और कमाल की बात है। लेखक ने पूरी कहानी के सफर को दिखाने के लिए फूलों का शानदार इस्तेमाल किया है। शुरुआती भोलापन मौलसिरी के फूल से झलकता है। फिर प्रेम का विकास अमरतरु और ईश्वरीय जुड़ाव पारिजात से दिखाया गया है। आपको बता दूं, पारिजात को स्वर्ग का फूल भी कहते हैं। लेकिन प्रेम के इस चरम शिखर के बाद भी पतन रुक नहीं पाता। अंत में जिक्र होता है मलयाचल के फूलों का, जो उस दुखद परिणति को दर्शाते हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। और यहीं से कहानी एक बहुत ही तीखा और दर्दनाक मोड़ लेती है। शांति और प्रेम का वो खूबसूरत संसार अब तेजी से वासना के अंधकार और विनाश की तरफ गिरने लगता है। नरेंद्र के पतन की रफ्तार अगर हम देखें तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचिए, सालों तक ऋषिकेश में शांति से शास्त्रों का अध्ययन किया, फिर 2 साल तक किरण के साथ एक बहुत ही सुखी शादीशुदा जीवन बिताया। सब कुछ एकदम परफेक्ट था। लेकिन फिर एक दोस्त के घर बस एक नाच देखने पर किन्नरी से मुलाकात होती है। सालों के संस्कार सिर्फ कुछ महीनों में धूल में मिल जाते हैं। अगले 5 महीनों में वासना का ऐसा अंधा नशा छाता है कि नरेंद्र किन्नरी पर सब कुछ लुटा देता है और पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प कंट्रास्ट है वो इन दो शक्तियों के टकराव का है। किरण का ताल्लुक उन जंगली फूलों से है जिन्हें किसी बनावट की जरूरत नहीं होती। वो बस समर्पण और मौन पीड़ा जानती है। दूसरी तरफ किन्नरी है, जिसका पूरा वजूद खरीदे हुए गहनों, छलावे और भौतिक लालच पर टिका है। एक तरफ निस्वार्थ जीवन संगिनी है और दूसरी तरफ क्षणिक वासना। और नरेंद्र उस दिखावटी सुंदरता के पीछे भागकर उस असली सुंदरता को खो देता है जो हमेशा से उसी के पास थी। कहानी का सबसे झकझोर देने वाला पल तब आता है जब नरेंद्र की आंखें खुलती हैं, लेकिन बहुत देर से। ये वो वक्त है जब मरणासन्न किरण नरेंद्र को अपने घूंघट से सिर्फ कानों के कंगने दिखाती है। वही एक लौता गहना जो नरेंद्र ने वासना के नशे में नहीं बेचा था। किरण के जाते ही नशा टूटता है, आंखें खुलती हैं, लेकिन अब पछतावे के अंधकार के सिवा कुछ नहीं बचा। सच में ये दिल चीर देने वाला पल है। खैर, एक बेहद निजी त्रासदी को समझने के बाद अब हम पूरी तरह से दिशा बदलते हैं। हमारी दूसरी कहानी है राही, जिसे 1947 में सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा था।
ये निजी पतन से हटकर भूख और विवशता के एक बहुत ही कठोर सामाजिक यथार्थ पर गहरी चोट करती है। इस कहानी की जो नींव है वो एक ही जेल की कोठरी में बंद दो औरतों के बीच का जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ है अनीता, जो एक अमीर घराने की महिला है और देश की आज़ादी के लिए सत्याग्रह करके जेल आई हैं। उनके लिए ये एक आदर्श और सम्मान की बात है। और दूसरी तरफ है राही, एक बेतहाशा गरीब और मजबूर महिला जो सिर्फ अपने बच्चों का पेट भरने के लिए अपराध करने के जुर्म में बंद है। एक ही छत के नीचे मौजूद इन दो अलग अलग दुनियाओं का जब टकराव होता है तो एक बड़ी वैचारिक क्रांति जन्म लेती है। राही जिस मंगरोरी जाति से आती है, उसकी सच्चाई बहुत ही खौफनाक और कड़वी है। समाज उन्हें कोई काम या मजदूरी नहीं देता, उनसे बस ये उम्मीद की जाती है कि वो भीख मांगकर गुजारा करें। जब कहीं काम नहीं मिलता और बच्चे भूख से तड़पते हैं तो समाज मुंह फेर लेता है, और जब वो हार कर चोरी करती है तो वही समाज उसे कठोर सजा देता है। सबसे दर्दनाक बात तो ये है कि राही के पति को भी पुलिस ने बिना किसी बड़े कसूर के पकड़ लिया था और जेल में पीट पीट कर मार डाला था। ये उस सिस्टम का पूरा कच्चा चिट्ठा है जिसमें राही जैसी औरतें बुरी तरह फंसी हुई हैं। और पता है उसने कितनी चोरी की थी? सिर्फ 5 से 6 सेर अनाज। जी हाँ, बस इतना सा। और इसके लिए राही को पूरे 1 साल की कठोर कारावास की सजा मिली। ये अनाज किसी लालच के लिए नहीं, बल्कि भूख से रोते बिलखते बच्चों की जान बचाने के लिए चुराया गया था। ये छोटा सा नंबर हमारे समाज और न्याय व्यवस्था के मुंह पर एक करारा तमाचा है, जो अमीरों के अपराध तो भूल जाता है, लेकिन एक मजबूर माँ को बच्चों की भूख मिटाने के लिए इतनी बड़ी सजा देता है। जैसे जैसे राही अपनी आप बीती सुनाती है, देशभक्ति की पारंपरिक परिभाषाएं टूटने लगती हैं और इसका सबसे सच्चा अर्थ उभर कर सामने आता है। यहीं पर सबसे अहम बात सामने आती है। अनीता के भीतर एक गहरा मंथन शुरू हो जाता है। वो सोच में पड़ जाती है कि जिस आज़ादी के लिए संघर्ष हो रहा है, उसका क्या फायदा अगर देश के ही लोग इस कदर भूखे और मजबूर हैं। उसे एहसास होता है कि देश की आज़ादी तब तक अधूरी है जब तक इस हाशिए पर खड़े लोगों की जिंदगी से भूख और गरीबी का अंधेरा पूरी तरह दूर नहीं हो जाता। इसे हम एक सच्चा वैचारिक जागरण कह सकते हैं। अनीता का ये जागरण सिर्फ किताबी बातों तक सीमित नहीं रहता। वो एक सपना देखती हैं कि वो इन गरीब मंगरोरी लोगों के लिए स्कूल खोल रही है, उन्हें भीख मांगने और चोरी करने की मजबूरी से बाहर निकालकर एक सम्मानजनक जीवन दे रही है। ये सिर्फ खोखली राजनीति से ऊपर उठकर इंसानियत की तरफ उठाया गया एक बहुत बड़ा और सच्चा कदम था। अब इन दोनों कहानियों को एक साथ रखकर देखते हैं, एक 1913 की और दूसरी 1947 की। सतह पर भले ही ये बिल्कुल अलग लगें, लेकिन इनके मूल विषय में एक बहुत ही गहरी और दुखद समानता है। यही वो दोहरा दर्पण है जिसकी बात हमने बिल्कुल शुरुआत में की थी। अगर ध्यान दें तो दोनों ही कहानियों के मुख्य पात्र एक अजीब से अंधेपन का शिकार हैं। नरेंद्र अपनी वासना में इतना अंधा था कि उसे किरण का निश्चल प्रेम तब तक नहीं दिखा जब तक वो हमेशा के लिए खत्म नहीं हो गया। ठीक वैसे ही अनीता अपनी उच्च वर्गीय राजनीतिक आदर्शवादिता में इतनी अंधी थी कि उसे असली भारत की भूख और विवशता तब तक नहीं दिखी जब तक राही उसके सामने रो नहीं पड़ी। दोनों ही मामलों में सच्चाई तब समझ आती है जब बहुत नुकसान हो चुका होता है। तो अंत में एक सवाल जो हम सबको खुद से जरूर पूछना चाहिए, क्या हम आज भी अपने सामने मौजूद सच्चाई को अनदेखा करके केवल भ्रम के पीछे भाग रहे हैं? बाहरी चकाचौंध या खोखले नारों के पीछे भागते हुए कहीं हम उन लोगों की अनदेखी तो नहीं कर रहे जिन्हें वास्तव में हमारे प्रेम या समर्थन की जरूरत है? इन दो अमर कहानियों की यही सीख है जो आज भी उतनी ही सच और प्रासंगिक है। इसी विचार के साथ आज की इस गहरी वैचारिक चर्चा को हम यहीं संपन्न करते हैं।